Hello, welcome learners. Welcome to Political Science Mantra. Myself Vedika Pundir, and this video is regarding the realist school of international relations. In my previous lecture, I have already explained the liberal school of IR and their perspective about world politics. In this particular lecture, we will be visiting the realist school of IR. So let's begin. Now we will also start with the quote of the day, which is strive not to be a success, but rather to be of value by Albert Einstein. Basically, this quote reflects that you should obviously go for success. Everybody desires to achieve success in their lives, but never forget that whatever success you achieve, that should be of value to you. Means that you should be, valuable. That success should be valuable to you. You as an individual should value that. So these all quotes, I hope, motivates you to work hard in your life and achieve your goals and aspirations, and also have a valuable success. So the topic for discussion today is the realist school of international relations, core values of realism, variants of the realist theory, critical evaluation, and last but not the least, how realism or the relevance of realism in the globalized world order. So let's begin. Now, as we know that realism is a very dominant theory of international relations, एंड ये डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि हमेशा ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर की बात करती है और इसके लिए काफी पावरफुल एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस तरीके से इसको देखती है, क्या एक्सप्लेनेशन वो प्रोवाइड करती है इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए. उनका कहना है कि हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर नजर आएगी, मतलब युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है. तो जिस तरीके के आइडियलिज्म या फिर ऑप्टिमिज्म की बात लिबरल्स करते हैं, तो उसके बिल्कुल विपरीत, उसका बिल्कुल उल्टी बात रियलिस्ट करते हैं. उनका कहना है कि भाई जो इंटरनेशनल रेल में वहां पर कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर रहता है. जो इनके एजम्पशंस हैं वो वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर से, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया मैंने पहले भी बताया है, जिससे सॉवरेन स्टेट की परिभाषा मिली थी. और साथ ही साथ ये क्यों अपने एजम्पशंस वेस्टफेलियन ऑर्डर से डिराइव करते हैं? क्योंकि जो इनका वर्ल्ड व्यू है वो भी अगेन स्टेट सेंट्रिक है. ये स्टेट को सेंटर ऑफ अफेयर्स में रखते हैं. इनके लिए स्टेट ही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कुछ उससे कम ना कुछ उससे ज्यादा. बट स्टेट का जो रोल है ये कभी भी उसको डिनाई नहीं कर सकते, तो स्टेट सेंट्रिक है. और वेस्टफेलिया भी सॉवरेन स्टेट की बात करता है. रियलिज्म एज अ स्कूल ऑफ आईआर बहुत ही हेजिमोनिक माना जाता है. हेजिमोनिक इसलिए माना जाता है कि जिस तरीके के आइडियाज या फिर वैल्यूज की ये बात करते हैं वो कॉमन सेंस उसे करार देते हैं. इनके हिसाब से जो भी ये बातें कर रहे हैं, इट इज अ पॉजिटिविस्ट स्कूल. तो जो भी ये बातें कर रहे हैं या जो भी इनका वैल्यूज और बिलीव्स हैं, वो आफ्टर हाइपोथेसिस, आफ्टर टेस्टिंग, आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन ही इनको प्राप्त हुआ है. तो जो भी तरीके के रियलिज्म एज अ साइंटिफिक स्कूल अपने आप को साइंटिफिक कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो भी इनके वैल्यूज है इनके हिसाब से ये साइंस से डिराइव होते हैं. समथिंग विच कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड. ठीक है. सो देयरफॉर ये इसको कॉमन सेंस बनाना चाहते हैं कि ऐसा तो होता ही है, हमेशा ऐसा चला आ रहा है और ऐसा ही आगे होगा, जिसके हिसाब से ये फ्यूचर प्रिडिक्शन तक कर लेते हैं कि जैसा वॉरफेयर का स्टेट है, युद्ध का माहौल अभी है, आगे भी वो ऐसा ही बना रहेगा. जो रियलिज्म है अपने आप को ये अल्टीमेट ट्रूथ दिखाता है, मतलब अल्टीमेट विजडम की जो सत्य है, जो हम कह रहे हैं वो ही सत्य है. जिस तरीके के प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं वो ही अल्टीमेट रियलिटी है, जिसे ये टाइमलेस विजडम भी कहते हैं. टाइमलेस विजडम मतलब ये ऐसी सोच बूझ है, ऐसा विचार है जो समय, टाइम और स्पेस से हटके है. मतलब आप इसे टाइम में बाउंड नहीं कर सकते, आप इसे एक टेरिटरी या स्पेस में बाउंड नहीं कर सकते. ये समय सा टाइमलेस, जैसे बोलते हैं ना टाइमलेस ब्यूटीज, मतलब समय के साथ साथ भी उनकी सुंदरता में कोई भी घटना घटी है, उनमें भी कोई भी चेंज नहीं आया है. तो रियलिज्म भी अपने विजडम को टाइमलेस विजडम की तरह पेश आता है, उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं. साथ ही साथ ये आइडियलिस्ट को, लिबरल्स को डिस्क्रेडिट करते हैं, हमेशा गाली देते हैं, हमेशा उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, उन्हें बोलते हैं कि ये तो सपनों के महलों में रहते हैं. इनके जो भी इस तरीके के ये क्लेम्स कर रहे हैं वो सारे हॉलो हैं, इनमें कोई भी दम नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें करते हैं, हवाई पुलाव बनाते हैं. और इसीलिए इनकी बातों में कोई भी सॉलिड
एजम्पशन नहीं है, क्लेम नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटीज की बात नहीं करते हैं। इसीलिए फर्स्ट ग्रेट डिबेट जो हम कहते हैं वो रियलिस्ट और आइडियलिस्ट के बीच में शुरू हुई थी इंटरनेशनल रिलेशंस में 1930s और 40s के दौर पे। इस समय पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पे थी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी सब वर्ल्ड कम्युनिटी अच्छे से विटनेस कर रहे थे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अल्टीमेट खत्म होने वाली थी 1945 के अराउंड, तो उसके बीच में भी विद इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए कि रियलिस्ट ने बोला कि जो बड़ी बड़ी बातें आइडियलिस्ट या लिबरल्स करते थे वो सारी झूठी साबित हो चुकी हैं। इसीलिए रियलिज्म हमेशा फैक्ट पे, ग्राउंड रियलिटीज की बात दोहराते हैं। साथ ही इन्हें हार्ड हेडेड कहा गया। हार्ड हेडेड मतलब ये हमेशा अपने लॉजिक से, अपने रैशनैलिटी से चलते हैं, कोई भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे ये नहीं आते हैं, फीलिंग्स पे नहीं आते हैं, वैल्यूज में, एम्पैथी पे, इमोशनल वैल्यू इनका बिल्कुल जीरो रहता है इस केस में। और हमेशा ये रीजन ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि जो कुछ है वो स्टेट है, जो अगर कोई चीज सही है गलत है तो वो स्टेट के अनुसार देखी जाएगी, आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कुछ नहीं होता है, लेकिन स्टेट के अनुसार जो चीज उस समय स्टेट के लिए सही है वो ही करें, जो चीज गलत है या उसे नुकसान दे सकती है उन चीजों को अवॉइड करें। तो इन चीजों पे बार बार रियलिस्ट जोर देते हैं। इनके हिसाब से जो पावर पॉलिटिक्स है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। जिस तरीके के आइडियलिस्ट माहौल, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट की बात लिबरल्स कहते हैं, इनके हिसाब से वो सारी एक दिखावा है। इट इज बेसिकली अ मिराज फॉर एवरीबडी एंड रादर इट इज अ कॉम्पिटिटिव स्टेट ऑफ अफेयर्स। हमेशा एक स्टेट दूसरे स्टेट को आउटडू करने में तुला रहता है, हमेशा स्टेट के बीच में एक टसल, एक वॉर, एक तरीके का कंपटीशन हमेशा प्रेजेंट रहता है। और इसीलिए इनके लिए एथिकल मोरालिटी की कोई भी जगह नहीं है। एथिकल मोरालिटी से ये अपने आप को बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाता है, क्योंकि इनके लिए मोरालिटी इज नेवर यूनिवर्सल, इट इज ऑलवेज सिचुएशनल। अगर हम आगे बढ़ते हैं इस रियलिज्म स्कूल में, हमें इनके कोर आइडियाज मिलेंगे। कोर आइडियाज मतलब कि कौन कौन इनके इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ थॉट हैं जिन पर ये अपना वर्ल्ड व्यू को देखते हैं। पहला है स्टेट सेंट्रिक। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि स्टेट ही इनके लिए बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस है, स्टेट को ही ये स्टडी करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर विच डिटरमाइंस द डिसीजन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सेकेंड इज एनार्की। एनार्की क्योंकि इनके लिए है कि जो ओवर आर्किंग अथॉरिटी है इंटरनेशनल रेलम में, पावर पॉलिटिक्स में, वो मौजूद नहीं है। तो ये एक सीरीज ऑफ विदाउट एनी पावर, विदाउट एनी सुप्रीम अथॉरिटी, तो एनार्किकल है। लिबरल्स भी इस बात को मानते हैं कि हाँ एनार्किकल है, बट फर्क ये है कि लिबरल्स के लिए वो एनार्की रेगुलेट हो सकती है एंड ऑल्सो दैट एनार्की इज लॉलेसनेस। इनके लिए वो एनार्की लैक ऑफ एनी ओवर आर्किंग अथॉरिटी है, कि कोई ओवर आर्किंग अथॉरिटी यहां पर एब्सेंट है। थर्ड, रीजन ऑफ स्टेट टू गाइड द पॉलिटिकल अफेयर्स। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो स्टेट के हिसाब से सही है वो ही करिए। फोर्थ, फोर्स को हमेशा यूज करना। फोर्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ये जस्टिफाई भी करते हैं कि ये एक लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट है स्टेट क्राफ्ट का। जैसे मैक्स वेबर ने कहा है कि अगर आप फोर्स को इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं आप स्टेट के जो गोल्स एंड एस्पिरेशंस हो उसको अचीव करने का दमखम रखते हो। साथ ही साथ अगर आप फोर्स का इस्तेमाल करो कॉन्स्टेंटली तो इसमें कोई भी गलत चीज नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको लेजिटिमेसी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, क्योंकि स्टेट वो आपको लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहा है। तो फोर्स का इस्तेमाल हमेशा होता है। नेक्स्ट इज अबाउट द जीरो सम गेम। जीरो सम गेम है कि एक का नुकसान एक दूसरे का फायदा, दूसरे का फायदा एक का नुकसान। कहने का मतलब है कि एक परमानेंट स्ट्रगल रहती है हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट के बीच में। वो कभी भी म्यूचुअली बेनिफिशियरी रिलेशनशिप्स में एंटर नहीं करना चाहते स्टेट। हमेशा स्टेट ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट को अक्रू करना चाहते हैं और एनिमी को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाना चाहते हैं। तो इनके हिसाब से ये परमानेंट स्ट्रगल इंटरनेशनल रेल में हमेशा चलती रहती है। साथ ही साथ स्टेट के लिए ये एक जीरो सम गेम है, डू एंड डाई काइंड ऑफ अ सिचुएशन है। अगर वो एक्ट नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब बेनिफिट अक्रू नहीं करेगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी डिलेमा हमेशा रहता है, जो एक्चुअली एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। सिक्योरिटी डिलेमा बैरी पोजन का आइडिया है बेसिकली, और उसमें ये बात है कि सिक्योरिटी डिलेमा जब भी हम यूज करते हैं, कहने का मतलब है नो सिक्योरिटी इज इनफ फॉर मी, कि भाई मुझे सिक्योरिटी डिलेमा है, मुझे हमेशा दिमाग में है
कि अगर मैं कमजोर पड़ गया, कहीं भी मैंने ढील करी अपनी फोर्स को, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को ढील दे दी, तो एनिमी जो है वो मेरा फायदा उठा लेगा और मुझको डिफीट कर देगा और ज्यादा बेनिफिट्स अक्रू कर लेगा। तो इसके लिए मैं अपनी इन सिक्योरिटीज को दूर करने के लिए अपनी सिक्योरिटी को और भी पुख्ता हमेशा करने की कोशिश करती हूँ और बढ़ाने की दिन पर दिन कोशिश करती हूँ। तो ये डिलेमा मेरे अंदर भी है, मेरे ओपोनेंट के अंदर भी है, कि कहीं भी कभी भी मैं वीक पड़ा तो मेरा जो एनिमी है वो इसका बेनिफिट करेगा, इसका फायदा उठाएगा और मुझको डिफीट कर देगा। तो उसी चीज से ये सिक्योरिटी डिलेमा बोलता है और इसकी वजह से एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि हमेशा एक डर का माहौल रहता है कि कहीं ना कहीं मेरी सिक्योरिटी में कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए, कहीं भी मैंने ढील करी तो मैं डिफीट हो जाऊंगा, मेरा स्टेट हार जाएगा। तो वो चीज हमेशा रियलिज्म में रहती है। साथ ही साथ ही डुअल मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं कि मतलब जो स्टेट लीडर्स है भाई, वो जो खुद सोचते हैं वो अलग चीज है, लेकिन हमेशा उन्हें वो डिसीजन लेना है जो स्टेट के लिए जरूरी है। तो जो भी पॉलिटिकल नेसेसिटी, आपको अपनी प्रूडेंस का इस्तेमाल करके आपको ये डिटरमाइन करना है कि जिस समय पे जो एक्शन करना पॉलिटिकल नेसेसिटी है, जरूरत है, उसको आप फॉलो करो। आपके पर्सनल इंटरेस्ट से हो सकता है वो कहीं ना कहीं इसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, आपका मन आपको गवाही ना दे रहा हो ऐसा करने के लिए, बट इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट, आपको हमेशा वो फॉलो करना है। तो इस तरीके के डुअल मॉरल स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट इज अबाउट स्केप्टिकल अबाउट द यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स। इनके लिए यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स की कोई अहमियत नहीं है। साथ ही साथ वो बोलते हैं कि कोई भी अगर एथिकल कंडक्ट करने के लिए अगर आपको कोई भी वर्ल्ड कम्युनिटी फोर्स करिए, कभी भी आप इस ट्रैप में मत फंसिए, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक यूनिवर्सल मोरालिटी और एथिक्स, रादर द एथिक्स आर सिचुएशनल। एथिक्स तो सिचुएशनल होता है। इस समय पे अगर मुझे अटैक करना मेरे लिए फायदेमंद है तो मुझे वो करना चाहिए, अगर इस दूसरे समय पे डिफेंस करना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है तो आई शुड फॉलो दिस। तो इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने एक्शंस को रेगुलेट करना है, आपको अपने एक्शंस को मेन्यूवर करना है और अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना है। ठीक है, स्टेट के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना ही इनका अल्टीमेट गोल है, क्योंकि इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेट को सिक्योर फील कराना, स्टेट के इंटरेस्ट को मैक्सिमम अचीव करना, यही आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। इनका मानना है कि पीस कैन बी अचीव थ्रू स्ट्रेंथ। अगर आपके पास ताकत है तो ही आप पीस को इंश्योर कर सकते हो। दैट इज, इट इज क्रूअल, इट इज काइंड टू बी क्रूअल। मतलब कि अगर आपका स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, हार्डकोर मिलिट्री स्ट्रेंथ की ज्यादा बात करते हैं, इनके हिसाब से अगर आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, आपके पास पावर है, तो ही आप पीस को इंश्योर कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं 3S ऑफ रियलिज्म। बार बार रियलिज्म के स्कूल में इनका बार बार इनका जिक्र होता है, स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प। ठीक है, ये 3S सबसे ज्यादा कोर फॉर्म करते हैं रियलिस्ट एजम्पशंस का। पहले हम बात करेंगे स्टेटिज्म के लिए। अगेन रिपीटेड है, क्योंकि बेसिक यूनिट अर्लियर टाइम्स में जब तक सॉवरेन स्टेट नहीं बने था तो वो पॉलिस था, सिटी स्टेट था, थ्यूसिडाइट्स के टाइम पे, एंशिएंट ग्रीस के टाइम पे तो वो थे। लेकिन बाद में जब पीस ऑफ वेस्टफेलिया आ गया तो हमारे पास सॉवरेन स्टेट का एक कंसेप्ट डेवलप हो चुका था। स्टेट जो कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल रेल में भले ही एनार्की हो, लेकिन डोमेस्टिक रेल में हायरार्की एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं रिलेशंस ऑफ सबऑर्डिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं, चाहे गवर्नमेंट और लोगों के सिटीजन्स के बीच में है, लेकिन हायरार्की एग्जिस्ट करती है। इनके हिसाब से अगर स्टेट सिक्योर्ड है, स्टेट अगर मतलब है, तो ही सिविल सोसाइटी हो सकती है। बिना स्टेट के सिविल सोसाइटी कैन नेवर फ्लरिश। स्टेट को होना, सिक्योर्ड स्टेट का स्टैब्लिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है सिविल सोसाइटी के क्रिएशन में। साथ ही साथ लेटर हमने देखा है न्यू रियलिस्ट के टाइम पे इस पावर वाले कंसेप्ट को, जो क्लासिकल रियलिज्म का पार्ट था, इसको हमने कैपेबिलिटीज से रिप्लेस कर दिया है। और जब हम कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, देन इट कैन बी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, अदर सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज विच आर लिटिल डिफरेंट एंड गोज बियॉन्ड द मिलिट्री कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो स्टेटिज्म इसका पहला ऐसा है। सेकंड इज अबाउट सर्वाइवल। सर्वाइवल इंश्योर करना स्टेट का हर एक स्टेट लीडर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अगर स्टेट ही आपका जिंदा नहीं है, सर्वाइव नहीं कर रहा है, तो देन स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग इन एन एनार्किक एनवायरनमेंट, देन यू कैन नेवर गारंटी मोर पावर फॉर योर स्टेट। जिन स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होगी उनके पास ज्यादा चांस है सर्वाइवल का। भाई जो जितने स्ट्रांग होंगे वो ज्यादा उनका चांसेस है कि वो इस एनार्किक एनवायरनमेंट में वो स्टेट सर्वाइव कर सकते हैं।
इट इज लाइक द सेम थियोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो ही सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा फिट स्टेट होगा, पावरफुल स्टेट होगा, उसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा है। साथ ही साथ उनका मानना है कि ये एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस को वे अप करें टू मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी। जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसके पॉजिटिव को नेगेटिव को केयरफुली आप बैलेंस आउट करें, आपको पता चल सके कि कैसे आप नेशनल सिक्योरिटी को मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, पावर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो उस तरीके का वेइंग अप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड इज अबाउट सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प मतलब अपनी स्वयं की रक्षा करना। यहां पर अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट देयर इज नो ग्लोबल गवर्नमेंट, देयर इज नो एक्टर दैट यू कैन ट्रस्ट। किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते, अपने स्टेट पे, आपके फ्रेंड स्टेट हो गए, एनिमी स्टेट हो गए, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जैसे कि यूएन है, यूएन या कोई भी चीजें, इन पे आप आंख बंद करके भरोसा तो कर ही नहीं सकते हो। साथ ही साथ क्यों ऐसा है, क्योंकि हमेशा एक सिक्योरिटी डिलेमा एग्जिस्ट करता है। आपस में आपको दूसरे पे भरोसा नहीं है, दूसरा स्टेट कब आपको अटैक कर दे, आप कब वीक पड़ जाओ, तो उसका कोई मतलब कब आपके वीकनेस का वो फायदा उठा ले, तो वो चीज को आप हमेशा डर जो है आपके दिमाग में रहता है। साथ ही साथ इनका मानना है कि जब भी स्टेट को थ्रेटन फील हो कि भाई मुझे अटैक होने का खतरा है, तो वहां पे वो अपनी पावर कैपेबिलिटीज को और उसको अपग्रेड कर देना चाहिए, पुख्ता कर देना चाहिए। जितना पावरफुल होगा, जितनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज उसकी बेटर होगी, उसके ज्यादा चांसेस है कि वो कभी भी अगर कन्फ्रंटेशन हो जाए तो वो दूसरी स्टेट को डिफीट कर सकता है। दूसरा का ऑल्टरनेटिव हो सकता है बैलेंस ऑफ पावर को प्रिजर्व करने की या इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये जो सेल्फ हेल्प सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिलेटिव गेन्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक स्टेट दूसरे को आउटडू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट बेनिफिट्स नहीं है, एब्सोल्यूट गेन्स नहीं है, आपको दूसरे से ज्यादा गेन चाहिए। तो रियलिस्ट का मानना है कि जो स्टेट है वो क्या इंश्योर करते हैं, वो क्या देखते हैं कि मुझे दूसरे स्टेट से ज्यादा बेनिफिट चाहिए, दूसरे स्टेट से मैं ज्यादा बेनिफिट अक्रू कर सकूं। तो ये तभी हो सकता है जब आप सेल्फ हेल्प सिस्टम में हो, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हो, तो इसमें आपका कहीं भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे वेरिएंट्स ऑफ रियलिस्ट थ्योरी। वेरिएंट्स मतलब डिफरेंट स्कूल्स, हाउ रियलिज्म एज अ स्कूल एज अ थ्योरी हैज इवॉल्व। इसके इंटेलेक्चुअल प्रीकर्सर्स ईस्ट में कौटिल्य माने गए, इनकी मंडला थ्योरी है, जिसमें ये स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉरफेयर की बात करते हैं कि आपका एनिमी है, एनिमी का जो दोस्त है वो आपका दोस्त है, एनिमी का जो एनिमी है वो आपका भी एनिमी हो गया। तो इस तरीके के मंडला सिद्धांत की बात की जाती है, वो हम लेटर इन द इंडियन पॉलिटिकल थॉट कभी या आपने कभी पढ़ा होगा, यू कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट द मंडला थ्योरी। ऐसे ही चाइनीज फिलोसफर सुन त्जू ने भी आर्ट ऑफ वॉर लिखे, जिसमें सारा बेसिकली स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉरफेयर, वॉरफेयर को बेसिकली ये डिस्कस कर रहा है कि वॉरफेयर कैसा है, वॉरफेयर में आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप कैसे अपने पॉजिटिव नेगेटिव अपना मैक्सिमम बेनिफिट कर सको। वेस्ट में ये थ्यूसिडाइड्स ने शुरू किया, इनका वर्क है द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। यहाँ पे एथेंस एंड स्पार्टा, दो सिटी स्टेट्स हैं, इनके बीच में लड़ाई हुई थी, जो कि मिलियन डायलॉग में इसके रिकॉर्ड किया गया है, जहां पे कुछ रियलिस्ट प्रिंसिपल्स भी हैं। साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, बार बार इसका जोर दिया जाता है। ये जो कंसेप्ट है ये बार बार कहता है कि कैसे वॉर इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, जो ऑप्शन है आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ वॉर में इंडल्ज होना है, ठीक है। वॉर से ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, वॉर के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है चूज करना टू डिटरमाइन योर फ्यूचर। अगर आपको अपने स्टेट को सर्वाइव करवाना है देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर वॉर। अलॉन्ग विद दिस वो क्योंकि सेल्फ हेल्प बोल रहे हैं, कोई एथिक्स और मोरालिटी का तो पॉलिटिक्स में कोई रोल है ही नहीं, तो थ्यूसिडाइड्स अपना आप बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव पावर टू डू, वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग है, जो जो मजबूत हैं, जो ताकतवर हैं, वो जो हार्ड हेडेड होते हैं, उन्होंने सोच लिया ये करना है मुझे, दे हैव डिसाइडेड अ पर्टिकुलर थिंग टू डू, दे विल डू इट, देयर इज नो इफ एंड बट्स देन। अलॉन्ग विद दिस अगर वीक है, वीक एक्सेप्ट करेगा व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। अगर कोई कमजोर है वो एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई जैसा होना था ऐसा ही होना था, छोड़ो क्या बोलना, क्या व्हाई टू कॉन्ट्रडिक्ट, ये करना, जो मिला है वैसा ही। तो ऐसा ही वीक होता है। स्ट्रॉन्ग बहुत हार्ड हेडेड होता है, वीक बड़ा बुजदिल सा एक्ट करता है। अलॉन्ग विद दिस मैकियावेली ने भी रीजन ऑफ स्टेट की बात करी, कंसेप्ट उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है कि स्टेट के अनुसार उसके नेशनल इंटरेस्ट को जस्टिफाई करना ही उसका अल्टीमेट एम है, जो मैकियावेली ने कहा है।
ओके, हॉब्स टेक्स अ पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। नाउ जो हॉब्स है वो पेसिमिस्टिक, इन्होंने क्योंकि इंग्लिश सिविल वॉर देखी है जिसकी वजह से इनके दिमाग में काफी बुरा इंपैक्ट है, इनकी मेमोरीज बहुत ही बुरी है इंग्लिश सिविल वॉर की, क्योंकि इन्होंने विटनेस किया था एक्चुअली। तो इन्होंने फेमस स्टेटमेंट भी दिया था कि फियर एंड आई वर बोर्न एज ट्विंस। इतना डर उनके मन में था, इसीलिए उनके हिसाब से जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत खराब है, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। स्टेट ऑफ नेचर तो और भी खराब है, नास्टी है, पुअर है, ब्रूटिश है, शॉर्ट है। तो इनके हिसाब से मैन इज नॉट गाइडेड बाय रीजन, एंड कहीं भी मैन जो है वो अपनी लॉजिक से, सूझबूझ से, रीजन से गाइड नहीं होता है। और स्पेशली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली देर इज एनार्की, देर इज सिक्योरिटी डिलेमा। तो ऐसे केस में आपको भाई स्टेट पे ही भरोसा करना है, जो स्टेट के लिए बेहतर है, स्टेट के सर्वाइवल को इंश्योर करना है, एंड दैट इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, ये कुछ इंटेलेक्चुअल प्रीकर्सर्स थे रियलिज्म के। अब हम मूव ऑन करते हैं क्लासिकल रियलिज्म। यहाँ पे इन्होंने अपने रियलिस्ट आइडियाज को थोड़ा प्रॉपर शेप दी थी एक थ्योरी फॉर्म में, और इन्होंने मॉरल फिलोसफी से एंगेज किया है। अलोंग विद दिस एथिक्स और पावर की ये बात करते हैं कि व्हाई एथिक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, गेनिंग पावर इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इन्होंने अपने आप को एक प्रॉपर फॉर्मुलेट किया है, एक रीशेप किया है रियलिस्ट आइडियाज को, और उन्हें कंपाइल किया है। फर्स्ट इज E.H. कार, इनका जो बुक है वो है 20 ईयर क्राइसिस, एक्सक्यूज मी, 20 ईयर क्राइसिस, जिसमें ये कहते हैं कि जो लिबरल्स है, दीज आर द चाइल्ड ऑफ डार्कनेस, कि लिबरल्स जो है वो अंधेरे के बच्चे हैं, मतलब कि अंधेरे में रहने वाले लोग हैं, जिनको ना आगे पता है ना पीछे पता है, ना उनके पास कोई सॉल्यूशन है, ना ही इनके पास कोई हार्ड हेडेडनेस है कि ये कोई डिसीजन ले सके, हवाई बातें करते हैं, जो भी ये क्लेम्स करते हैं वो भी हॉलो है। तो इन सारी चीजों पे ये बात करते हैं। बट एट द सेम टाइम जो रियलिस्ट है वो अपने आप को चाइल्ड ऑफ लाइट बोलते हैं, कि हम जो बात करते हैं भाई वो रियलिटी की है, वो चीज जो आप ग्राउंड पे देख सकते हो, आप उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें रियलिस्ट बोलते हैं। E.H. कार ने भी इन चीजों का बार बार जिक्र किया है। Next is Morgenthau, Hans J. Morgenthau, basically also called as the father of realism in international politics, क्योंकि इन्होंने काफी उसको बेटर वे में फॉर्मुलेट किया है, एक सिस्टमैटिक थ्योरी दी है रियलिज्म की। और जो इनका बैकग्राउंड था वो था उस समय के आइडियलिस्ट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी उस समय फॉर्मुलेट हो रही थी, काफी आइडियलिस्ट हो चुकी थी, और इसी दौरान इन्होंने अपने 6 साइंटिफिक प्रिंसिपल दे थे। इनके हिसाब से ये रियलिस्ट प्रिंसिपल्स आर बैक्ड बाय साइंस। पहला इन्होंने बोला ह्यूमन नेचर इज अ पावर सीकिंग एनिमल, और स्टेट अगेन वही रिफ्लेक्शन देता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर को पावर चाहिए, पावर आफ्टर पावर विच ओनली एंड्स विद देयर डेथ, ये हॉब्स का फेमस स्टेटमेंट है। सिमिलरली यहां भी इन्होंने बोला कि ह्यूमंस को क्या चाहिए, पावर, पावर के भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं, पावर के भूखे हैं, इसीलिए स्टेट भी इंडिविजुअल से ही बना है। तो स्टेट का भी वही रिफ्लेक्शन है, स्टेट को भी ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए। सेकेंडली, पावर एज अ मीन्स टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट, कि पावर से आप क्या करेंगे, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे। जो भी आपका नेशनल इंटरेस्ट है अपने स्टेट के प्रति, स्टेट के वेलफेयर के प्रति, स्टेट को सर्वाइव करने के लिए, उसका बेनिफिट करने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को आप अचीव करें। थर्ड इज, जो ये नेशनल इंटरेस्ट है काफी जो भी हर एक स्टेट अचीव करना चाहता है, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। कहने का मतलब है, अगर आज आपके राष्ट्रीय हित में है कि दूसरे एनिमी से वॉर लड़ना, तो वो आपको करना चाहिए, स्टेट लीडर को वो स्टेप लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरे सिचुएशन में पैसिव रहना आपके नेशनल इंटरेस्ट में ज्यादा बेटर है, देन यू शुड टेक अगेन दैट ऑप्शन, यू शुड नॉट गो फॉर वॉर। ठीक है, तो इस तरीके के जो सिचुएशनल डिसीजन मेकिंग है वो आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलॉन्ग विद दिस, वैल्यूज, आइडियोलॉजी, मॉरल्स का कोई रोल नहीं है पॉलिटिक्स में, ये तो वो पहले भी कह चुके हैं रियलिस्ट। अलॉन्ग विद दिस, यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल जरूरी नहीं है, बिकॉज मोरालिटी इज सिचुएशनल। और पॉलिटिक्स ऑब्वियसली इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। पॉलिटिक्स आप में, उसमें आप कोऑपरेशन, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मोरालिटी, इन सब की कहीं जगह नहीं है। जब भी पॉलिटिक्स शब्द आता है, इट मीन्स देयर इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। आगे बढ़ते हैं नियो रियलिस्ट पे। नियो रियलिस्ट आए थोड़ा बाद में, इन्होंने रियलिस्ट प्रिंसिपल को अगेन रिफॉर्मुलेट किया, और जैसे कोल्ड वॉर पीसफुली कंक्लूड हो चुकी थी, नए डेवलपमेंट्स होने शुरू हो चुके थे, लाइक रीजनल इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी कम्युनिटी आना, नॉन स्टेट एक्टर्स का आना, तो अब रियलिस्ट के कंधों पे उन्हें बहुत स्ट्रेस था, बोझ था, क्योंकि बार बार जिस स्टेट की वो बात कर रहे थे, स्टेट सेंट्रिक व्यू की वो बात कर रहे थे, यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स ने स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। तो अब नाउ इट वाज टाइम फॉर रियलिज्म
to change with itself in the contemporary times with the changing time. चेंजिंग टाइम, समय के अनुसार अपने आइडियाज को भी बदलना जरूरी हो चुका था। यहाँ पे इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ ट्रांस नेशनलिज्म को कंबाइन किया और इनके हिसाब से इससे रेजिलियंस आएगा आइडियलिज्म में, क्योंकि साइंटिफिक तो अपने आप को पहले ही कहते हैं बिकॉज दे आर बैक्ड बाय साइंस, दे आर पॉजिटिविस्ट्स इन नेचर, एक्सपेरिमेंटेशन, और ये फॉल्सिफाई नहीं किए जा सकते हैं। तो इन्होंने ट्रांस नेशनलिज्म जो उस समय चल रहा था, बिकॉज देयर नेशन स्टेट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स हैड इमर्ज्ड, ग्लोबलाइजेशन वाज आल्सो इमर्जिंग इन द बैकग्राउंड, तो उन प्रिंसिपल्स को कंबाइन कर लिया था। इंपॉर्टेंट न्यू रियलिस्ट है आपके केनेथ वॉल्ट्ज, जिन्हें डिफेंसिव रियलिस्ट भी कहा गया है। इन्होंने फेमस बुक लिखी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन 1979, और यहाँ पे रियलिज्म को उन्होंने टाइमलेस विजडम कहा है। मतलब रियलिज्म एक ऐसा सोच है, ऐसी आइडियोलॉजी है जो समय के अनुसार हमेशा रेलेवेंट रहती है, कभी भी बेकार नहीं हो सकती है उसका, वो ऐसी आइडियोलॉजी है जो कभी भी इररेलेवेंट नहीं बन सकती है। तो समय के अनुसार वो हमेशा रेलेवेंट है। इनके अनुसार क्यों, क्या चीजें रियलिज्म को रेलेवेंट और साइंटिफिक बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने चेंज किया, क्लासिकल रियलिज्म को हटा के स्ट्रक्चरल लेवल एनालिसिस दिया। इन्होंने ह्यूमन नेचर से अपना जो आइडियोलॉजी का फोकल पॉइंट है, जो बेस है, वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे या स्ट्रक्चर लेवल ऑफ एनालिसिस पे शिफ्ट कर लिया। इनके हिसाब से जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो एक स्ट्रक्चर की तरह है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के 3 एलिमेंट्स हैं। पहला है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, ठीक है भाई, किस प्रिंसिपल के अनुसार ये स्ट्रक्चर को बनाया गया है, बिल्ड किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है। वेदर इट इज एनार्की, वेदर इट इज हायरार्की। जैसे मैंने पहले बताया, एनार्की इन द सेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आउटसाइड एक्सटर्नल रेल्म में, और हायरार्की इन केस ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है। तो चाहे एनार्की है, हायरार्की, यू हैव टू डिटरमाइन इट। सेकेंड इज डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, कि कितने यूनिट्स उसमें एक्टर्स है, उस स्ट्रक्चर में कितने यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनका ये मानना है कि सॉवरेन जो स्टेट्स है दे आर फंक्शनली सिमिलर, कि मतलब हर एक सॉवरेन स्टेट के कहीं ना कहीं सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स है जो उन्हें अटेन करना है, स्टेट के सर्वाइवल, स्टेट का वेलफेयर, स्टेट का बेनिफिट, इंटरेस्ट को फुलफिल करना। तो ये सॉवरेन स्टेट्स आर फंक्शनली सिमिलर, तो एक्टर्स भी हमारे सॉवरेन स्टेट्स हैं। And third is distribution of capabilities, that is the relative distribution of power, कि उनकी capabilities क्या है, power की क्या है, कौन ज्यादा weak है state, कौन ज्यादा strong है, तो relative इनका क्या distribution है, और इसके अनुसार ही decisions लिए जाते हैं। that is how the entire international system और structure works, ठीक है। तो काफी इन्होंने human nature से, जैसे classical थे मॉर्गन था, they always talked about the human nature, लेकिन यहाँ पे केनेथ वॉल्ट्ज के लिए now they shifted the analysis from the human नेचर टू दी स्ट्रक्चरल लेवल, कि उन्होंने बोला ये इंटरनेशनल तो स्ट्रक्चर ही ऐसा है, एनार्की तो है लेकिन ये ऐसा ही है, ऐसा तो होना ही है, ठीक है। घूम फिर के आ वहीं गए हैं, बट यहाँ पे उन्होंने अपनी थ्योरी को ज्यादा साइंटिफिक, ज्यादा रेलेवेंट और रिच बनाने की कोशिश करी है। उन्होंने उन्हें बैक्ड बाय सर्टेन जस्टिफिकेशंस, कि भाई ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऐसा है, यूनिट्स ऐसी हैं, कैपेबिलिटीज ऐसे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, अकॉर्डिंगली द स्टेट इज बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। नेक्स्ट जो इनके ओपोनेंट बोल सकते हैं, इनके जो उल्टा उन्होंने आइडिया दिया है वो है मियर शिमर। मियर शिमर ने बोला है ऑफेंसिव रियलिज्म, कि रियलिज्म तो है लेकिन ये डिफेंसिव नहीं है, क्योंकि केनेथ वॉल्ट तो डिफेंसिव मोड पे जाते हैं, भाई वॉर मत फाइट करो, इन सारी चीजों से हटकर वो स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। लेकिन मियर शिमर कहते हैं कि ऑफेंसिव रियलिज्म, यहाँ पे वो कहेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, स्ट्रक्चर ऐसा है कि स्टेट कंपेल होते हैं कि वो अपनी रिलेटिव पावर पोजीशन को मैक्सिमाइज करें। तो यहाँ पे स्टेट जो है वो पावर मैक्सिमाइजर, यहाँ पे केनेथ वॉल्ट्ज के लिए स्टेट्स आर सिक्योरिटी मैक्सिमाइज, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमम इंश्योर करने के लिए स्ट्रक्चर में वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मियर शिमर के लिए ये जो स्टेट्स हैं वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स नहीं है, स्टेट्स आर पावर मैक्सिमाइजर्स, ज्यादा से ज्यादा पावर लेने की इनमें भूख है। तो इनके जो फेमस स्टेटमेंट है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये डिफेंसिव नहीं है, इनके लिए ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कि भाई पावर लो, हमेशा पावर पे पावर जनरेट करो, अगर वो सब करोगे तभी आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हो। सो पावर हियर इज बोथ अ मींस एज वेल एज एन एंड, ठीक है। तो ये पावर इनके लिए मींस भी है, एंड भी है इन इटसेल्फ, और इन्हीं के अकॉर्डिंग ग्लोबल हेजेमनी इज पॉसिबल। भाई ऑफेंसिव है तो मतलब पावर स्ट्रगल चलता रहता है, तो ये जो परपेचुअल पावर कंपटीशन में ग्लोबल हेजेमनी बिल्कुल हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी होना बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी देखें, अगर आई विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज दिस वी विल डील इन व्हेन वी विल डिस्कस
इंडिया फॉरेन पॉलिसी, तो उसके जो कुछ एलिमेंट्स है न्यूक्लियर पॉलिसी में हम वहां डिस्कस करेंगे। बट इन शॉर्ट इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल, तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो भी इसी सिस्टम में आई है। लाइक वी डिड आवर फर्स्ट nuclear test, that was smiling Buddha during Indira Gandhi's time. But that was, we said that this is for the peaceful purpose because we are using the nuclear energy for the peaceful purpose. Later when we did it in Pokhran and during the 1998, okay, पोखरन जब हमने किया ऑपरेशन शक्ति, दैट वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन शक्ति, तो उस टाइम पे सिचुएशन, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो चुका था कि भाई हमारे लिए कोई और रास्ता बचा ही नहीं था, अदर देन टेस्टिंग अवर एंड शोइंग द वर्ल्ड दैट वी आल्सो हैव द न्यूक्लियर पावर। हालांकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए कि यूएसए हैड वेरी मच क्रिटिसाइज्ड इंडियन एक्शन, दे हैड आल्सो बैंड ट्रेड, कुछ एम्बार्गोस लगा दिए थे, काफी बैन्स झेलने पड़े, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा by USA, for India. But still we went on our nuclear policy because at that time we thought that this is the best decision by which we can secure our national interest. ठीक है, तो इस तरीके के ऑफेंस करना, वो भी अगर हम न्यूक्लियर पावर को टेस्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि दिस इज, वी आर ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर नेशन, तो हम दूसरे को आगाह करने की कोशिश करें अपने एनिमीज को दैट वी ऑल्सो हैव द न्यूक्लियर पावर एंड यू डेयर नॉट चैलेंज अवर सोवरेनिटी। आप हमसे मतलब हम पे अटैक करने की, हमसे लड़ने की सोचना भी मत। ठीक है, तो इस तरीके के बेसिक आइडियाज है। आगे हम बढ़ते हैं नियो क्लासिकल रियलिज्म। ठीक है, नियो क्लासिकल रियलिज्म ने थोड़ा और अपने आइडियाज को रिफाइन किया, स्ट्रक्चर से आगे मूव करने की कोशिश करी, और इन्होंने कहा कि हाँ, जैसे स्ट्रक्चरल रियलिस्ट कहते हैं, नियो रियलिस्ट कहते हैं कि स्ट्रक्चर शेप्स द फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर होगा, सिस्टम होगा, वैसे ही चीजें वैसे ही डिसीजंस लिए जाएंगे। बट इनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर से भी एक स्टेप आगे लेकर हमें एक्टर्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ इंटरवीनिंग वेरिएबल, कि स्ट्रक्चर से आगे आके एज एन एक्टर कि क्या क्या एक्टर है, स्टेट लीडरशिप कैसी है। स्टेट लीडरशिप की तो आप बात ही भूल गए कि अगर कोई स्टेट लीडरशिप चाहती है कि इन अ पर्टिकुलर वे वी बिहेव और वी टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन, वी एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, सो वी विल डू सो। सिमिलरली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर कोई ऐसी इवेंट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से हम कंपेल हो जाते हैं कोई एक्शन लेने के लिए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इंटरवीनिंग वेरिएबल है। तो स्ट्रक्चर और एक्टर दोनों का एनालिसिस जरूरी है, सिर्फ स्ट्रक्चर का नहीं, एनालिसिस दोनों का जरूरी है। और ये चीजें मोस्टली पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म में आती है। जैसे बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स थे, थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स, एंड दे सेड दैट द काइंड ऑफ मेनस्ट्रीम थियरीज दैट वी हैव इन रियलिज्म एज अ मेनस्ट्रीम थियरी, इट इज यूरोसेंट्रिक, बहुत ज्यादा यूरोपियन वर्ल्ड को फाउंडेशन रख के इस थ्योरी को बनाया गया है। लेकिन फॉर द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स दे आर फेसिंग डिफरेंट रियलिटीज, उनका पास्ट है जो उन्हें हिट करता है एवरी टाइम, देयर आर सबॉल्टर्न्स, उनका पर्सपेक्टिव है। तो उन सारे एक्टर्स को भी लेना in shaping our foreign policy goals is very important. फरीद जकारिया इसमें इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बोलते हैं कि कैसे एक स्टेट की जो एबिलिटी है वो अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, वो भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड दैट स्ट्रेंथ कैन गोज बियॉन्ड द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स। रैंडल स्केविलर, इन्होंने बात की है डिफरेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, हर एक स्टेट के इंटरेस्ट डिफर हो सकता है भाई, ठीक है, everybody wants military power, every state wants to be successful in the military sphere, but we cannot tell this, or we cannot assume this as a straitjacket principle. No, there is a differential ability to extract and direct resources from the societies they rule. ठीक है, तो भाई रूलिंग आप जो आपकी कैपेबिलिटीज है, जो आपकी एबिलिटीज है रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की, जिन भी सोसाइटीज को आपने प्रीवियसली रूल किया है, तो वो एक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ स्ट्रक्चर को नहीं ध्यान दे सकते हैं। Now we come to the criticism of realism. Realism as a school is a very dominant school, a very, a school which talks about very things which are common sense, but still यहाँ पे कुछ criticism है जो realist school को भी झेलने पड़े। पहला तो उन्होंने जैसे बोला कि state centric है, power centric है, नहीं। अगर हम globalized world order में देखें तो आप non state actors है, आज के टाइम में terrorist outfits है, international organizations है, companies है, MNCs and TNCs and all these things, these actors are also important. सिर्फ आप state की बात नहीं कर सकते, अब आपको नॉन स्टेट एक्टर्स को भी लेना पड़ेगा। सेकेंडली, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स लाइक एंजे टिकनर, इन्होंने बोला है कि जेंडर को तो आप भूल ही गए, वेयर आर द विमेन
विमेन को तो आप हमेशा भूल ही जाते हो जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हो. दैट शोज द काइंड ऑफ जेंडर बायस दैट दिस सब्जेक्ट हैज. और इवन द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मॉर्गेंथ्रॉ, जो आप ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हो, पावर की बात कर रहे हो, क्या कभी भी आपने विमेन का पर्सपेक्टिव इसमें लिया है? Women human nature are substantially different. It is very much different from that of a male human nature. तो वो आपने एनालिसिस में क्यों नहीं लिया? आपने ह्यूमन सिक्योरिटी एनालिसिस में क्यों ली? क्या आपके लिए स्टेट सिक्योरिटी ह्यूमन सिक्योरिटी से ज्यादा जरूरी है? ठीक है, आप कितना मैस्कुलिनिस्ट एजम्पशंस ले रहे हैं आईआर पे. तो फिर एंजे टिकनर ने अपने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे, मोर्गेंथो के 6 प्रिंसिपल्स को रिफॉर्मुलेट करके. ठीक है, अदर फेमिनिस्ट स्कॉलर लाइक सिंथिया एनलो, इनका फेमस वर्क है बनानास बीचेस बेसिस, एंड शी सेज वेयर आर द विमेन? विमेन को आपने कंप्लीटली इनविजिबलाइज कर दिया है फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अगर वॉर होती है, विमेन आर दी वर्स्ट सफरर्स. विमेन को आप सिर्फ एक सेक्स स्लेव की तरह यूज करना चाहते हो, यू यूज देम एज सेक्स टूरिज्म, और उनका जो वजूद है वो आपने बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से खो दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे फेमिनिस्ट आर वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ रियलिस्ट एजम्पशंस. ठीक है, स्ट्रक्चरल लेवल एनालिसिस जो केनेथ वॉल्ट्स ने किया है, वहां भी बहुत सारे एक्टर्स रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं. तो मतलब जैसे न्यू क्लासिकल रियलिस्ट, मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रक्चर के साथ साथ एक्टर्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट है. पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म, मैंने अगेन ये रिटरेट कर रही हूँ कि यूरोसेंट्रिज्म है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिलेमा की जो बात करते हैं. तो यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल रियलिस्ट कहते हैं कि सिक्योरिटी नहीं, इनसिक्योरिटी डिलेमा है. अब ये इनसिक्योरिटी डिलेमा क्या है कि अब आपको बाहर वाले से डर नहीं है, बाहर एक्सटर्नल एक्टर से आपको डर नहीं है, आपको अपनी इंटरनल सिचुएशन से डर है. वो ज्यादा डिवास्टेटिंग है. ठीक है, अगर अंदर स्टेट के अंदर सिविल वॉर चल रही है, तो आप बताइए कि उसे बाहर के अटैक से ज्यादा डर होना चाहिए कि अंदर से ज्यादा डर होना चाहिए? ठीक है, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन स्टेट्स हमने देखे हैं which witness civil war. तो यहाँ पे अगर कोई बाहर का एक्सटर्नल एक्टर इंटरफेयर भी ना करे, still the condition in which these states are, at any time these states can collapse, they can fall out. ठीक है, तो ये जो इनसिक्योरिटी डिलेमा है, ये इंटरनल फैक्टर्स से आ रहा है, तो वो भी आप डिस्कशन में लीजिए. ऑफेंसिव रियलिज्म मैंने डिस्कस किया, जैसे मियर शिमर ने बोला है कि सिक्योरिटी लो, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस. तो इससे आप क्या कर रहे हो? आप वर्ल्ड को एक ऐसे एंडलेस विशियस सर्कल की तरफ पुश कर रहे हो जहां पे सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटीज है, एंड वॉर इज बिकम्स अ रियलिटी एवरी मिनट. ठीक है, ये एक बहुत ही थ्रेटनिंग काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव. आप तो सिक्योरिटी है ही नहीं, कहीं से भी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपके लिए कोई भी लेवल ऑफ सिक्योरिटी इनफ ही नहीं है. आपके हमेशा आपके आप ऑफेंस के लिए अपने डिफेंस के लिए आप कुछ भी ऑफेंसिव स्टेप ले सकते हो. तो देन दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ अ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव. एंड ऑल्सो बिकॉज रियलिज्म डज नॉट एक्सेप्ट एनी सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन, सो कोऑपरेशन और लिबरल वैल्यूज की तो ये बात ही नहीं करते, तो आप इतना भी हार्ड कोर किसी आइडियोलॉजी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं बता सकते हो. ठीक है, Now we will talk about realism in globalized order. Globalization में hardcore realism जो है वो काफी चेंज हुआ है, काफी उस पे अटैक्स भी हुए हैं, बिकॉज मैंने बताया नॉन स्टेट एक्टर्स है, कॉस्मोपॉलिटनाइज हो चुकी है चीजें, एथिक्स ऑफ कोऑपरेशन आ चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ के आप कोऑपरेशन की तरफ आ चुके हैं. जैसे ग्लोबलाइजेशन में हमने देखा है द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, वेयर देयर आर म्यूचुअल एक्सचेंजेस, तो उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. देन आप ट्रेडिशनल से जो मिलिट्री सिक्योरिटी है उससे आप आगे बढ़ के यू शुड गो फॉर दी ऑल्सो एनालाइज द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, कि भाई जो ह्यूमन सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है, क्लाइमेट चेंज एक एस्पेक्ट है, वो आप कब एड्रेस करोगे. अगेन पावर ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली आफ्टर ग्लोबलाइजेशन. इकोनॉमिक्स को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो. मिलिट्री इज वन थिंग, बट इकोनॉमिक्स इज अ फार ग्रेटर थिंग बिहाइंड इट. ठीक है, उसको आप लो. ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस भी आए, जैसे फेमिनिज्म मैंने बताया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डील करेंगे इन आइडियोलॉजीज को. इन्होंने भी एक नया पर्सपेक्टिव दिया है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, और जो टाइट निट है रियलिज्म का उसको चैलेंज किया है. साथ ही साथ हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर चैलेंजेस भी हैं, जैसे वो आपको देखने चाहिए जो मिलिट्री से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. और स्टेट इसीलिए
रियलिस्ट एंड लिबरल दोनों प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके यूज करता है। कोई भी हार्डकोर रियलिस्ट नहीं होना चाहता, कोई भी हार्डकोर लिबरल नहीं होना चाहता है। दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ मिडिल पाथ, मिडिल ग्राउंड, जिसको हम लेटर इंटर पैराडाइम डिबेट में जो न्यो रियलिस्ट और न्यो लिबरल्स के बीच में हुई थी, तो वो भी देखा गया है कि कैसे आपने चीजों को चीजों को एनालाइज किया है विद टाइम। So, thanks for understanding certain key nuances of the realist theory. Along with this, I want to also tell you that most of the time realist school has been criticized, but yes, we cannot ignore its relevance in the present times. क्योंकि present times में you cannot just rely on the liberal principles. At the you have to take certain realist decisions also. So thank you everyone. If you don't understand anything, please comment down in the video. I would be very, very happy to help you out. Do like, share, subscribe, comment on this video, and I hope that in the next video I bring you more quality content and try my best to so that you guys have a wonderful time listening to this lecture. Bye bye.